एक समय की बात है, इंसानों और यूनिकॉर्न के बीच एक पौराणिक दोस्ती थी। ये रानी नेबुला और यूनिकॉर्न युवती एमा के बीच की दोस्ती थी। वे दोनों रिश्तेदार आत्माओं की तरह खेलते और एक दूसरे पर विश्वास करते। नेबुला ने महल में शानदार जीवन के बारे में एमा के साथ सारी बातें साझा की, जबकि एमा ने रानी के साथ अपने रहस्यमय ग्रह स्टारलाइट के बारे में बात की। लेकिन एक दिन उनके बीच का संबंध गायब हो गया। उसके बाद इस दोस्ती का दोबारा कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि एमा एक सुदूर ग्रह पर स्टारलाइट नामक आकाशगंगा में रहती है। वहां साल भर में एक ही मौसम रहता है और वो है बसंत ऋतु। घास, पेड़, फूल और पत्तियां हमेशा ताजा रहती हैं और हर चीज को सुखद हरे रंग से ढक देती है। ये यूनिकॉर्न जनजाति का घर है। वो चिकने फर और नुकीले रंगीन सींगों से खुद को सजाते हैं। एमा की अरोरा नाम की एक बेटी है जो और भी असाधारण है। अरोरा के पास 7 रंग का सींग और सफेद शुद्ध कोट है। वो बादलों पर हवा की सवारी करने में अत्यंत निपुणता से निपुण है। यही बात एमा को बहुत चिंतित करती है। औरोरा, पूर्णिमा की रात तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसे क्यों माँ? एमा केवल अरोरा को गले लगाकर रो सकती थी। आखिरकार वो मनहूस दिन आ गया। जैसे ही एमा अरोरा को घर से बाहर लेकर आई, अपरिचित यूनिकॉर्न्स के एक समूह ने हमला कर दिया। जल्दी भागो! एमा और अरोरा रसातल के किनारे तक भागे, जो स्टारलाइट और पृथ्वी के बीच की सीमा है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और दृढ़ निश्चय के साथ खाई में छलांग लगा दी। जैसे ही एमा ने कूदने के लिए तैयारी की, अचानक यूनिकॉर्न्स के जादू से प्रभावित हो गई। अन्य कोई विकल्प न होने पर अरोरा की मां ने उसकी रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। मां! अपनी अंतिम सांस लेने से पहले एमा ने अरोरा को स्टारलाइट ग्रह से दूर धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और दुष्टों के पीछा करने से बचने के लिए एक मानव रूप में बदल गई। पृथ्वी पर गिरते हुए अरोरा जाग गई और उसने पाया कि वो एक जंगल के बीच में पड़ी है और उसकी यादें खो गई हैं। ये कहाँ है? अरोरा को अचानक एक आवाज सुनाई दी और ये एक युवक निकला जो शिकार कर रहा था। सैनिक अरोरा की अजीब शक्ल से सावधान थे, लेकिन ये युवक नहीं था। मैं लियाम हूँ, इस राज्य का राजकुमार। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? मैं आपको वापस ले चलूं? मुझे नहीं पता। फिर अपनी चोटों के इलाज के लिए मेरे महल में वापस आए। बाद में मैं तुम्हें वापस ले जाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। महल में पहुंचने पर लियाम ने अरोरा की सावधानी पूर्वक देखभाल की। अब से मैं आपको आसान संबोधन के लिए अरोरा कहकर बुलाऊंगा। ये एक अद्भुत संयोग था कि उसका नाम स्टारलाइट ग्रह से मेल खाता था, हालांकि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे ये नाम पसंद है। हर दिन लियाम अरोरा के लिए सबसे पौष्टिक भोजन लेकर आता। बस अपने आप हो। हालांकि यूनिकॉर्न प्रजाति की प्रवृत्ति के कारण अरोरा ने फिर भी कुछ अजीबोगरीब हरकतें प्रदर्शित की, जिससे कई लोग डर गए। लियाम ने धैर्यपूर्वक अरोरा को निर्देश दिया कि चाकू और कांटे को सही तरीके से कैसे पकड़ना है। सौभाग्य से अरोरा ने तुरंत सब कुछ समझ लिया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एक अन्य अवसर पर प्रिंस लियाम ने एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया और अरोरा बेहद रोमांचित हुई। 3, 2, 1 शुरू। अरोरा, मैं तुम्हें घोड़े की सवारी करना सिखाता हूँ। इस लगाम को पकड़ो, चलो चलें।
दोनों जंगल में चले गए, दृश्यों का आनंद लिया और आनंदमयी बातचीत में लगे रहे। अरोरा को एहसास हुआ कि जब वो लियाम के साथ थी तो उसका दिल उत्तेजना से दौड़ रहा था और लियाम को भी ऐसा ही महसूस हुआ। अरोरा, मुझे अपने पास रहने दो और तुम्हारा ख्याल रखने दो। प्रिंस लियाम के अचानक प्रस्ताव से अरोरा आश्चर्यचकित थी, लेकिन अपने दिल की गहराई से उसने चुपचाप उस प्यार को स्वीकार कर लिया। हालांकि अरोरा के मन में किसी बात ने यह आग्रह किया कि वो धरती की नहीं हो सकती। हर रात जब अरोरा गहरी नींद में सो जाती थी तो अक्सर उसे बुरे सपने आते थे। अरोरा अचानक जाग उठी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं क्यों रो रही हूँ? उस ग्रह का मुझसे क्या लेना देना है? कौन है वो पीड़ित महिला? अरोरा ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर खोजने का फैसला किया। उसने अपने सपनों में देखी गई सभी जानकारी और छवियों को रिकॉर्ड किया। हर दिन वो उन्हें बाहर ले जाती और कुछ याद करने की उम्मीद में पड़ती। एक खूबसूरत दिन पर अरोरा जंगल में टहल रही थी जब उसकी नजर एक बूढ़े घोड़े पर पड़ी जो शिकारियों के समूह से घिरा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के अरोरा तुरंत घोड़े की रक्षा के लिए दौड़ पड़ी। अनायास ही अरोरा की खोई हुई यादें उसके सामने आ गईं। सभी प्रजातियों को जोड़ने वाले अदृश्य धागों के माध्यम से वे यादें जागृत हो गईं। सब कुछ ज्वलंत और स्पष्ट था। अरोरा को सब कुछ याद था, उसकी जड़ें, उसका मूल। मुझे मेरी माँ को नुकसान पहुँचाने वालों को ढूंढने के लिए एक बार फिर स्टारलाइट ग्रह पर लौटना होगा। तुरंत अरोरा ने प्रिंस लियाम को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसे अपनी यादें वापस पा ली हैं। लियाम का चेहरा अचानक बदल गया और वो चिंतित दिखाई दिया। चिंता ना करें, मैं आपकी वापसी में मदद करने का हर तरीका ढूंढूंगा। उस रात जब अरोरा करवटें बदल रही थी, उसने प्रिंस लियाम को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा। राजकुमार क्या करने की योजना बना रहा है? आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या आप मेरा सिंह लेने की योजना बना रहे हैं ताकि मैं अपने ग्रह पर कभी वापस न जा सकूं? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अरोरा ने लियाम को समझाने की अनुमति नहीं दी। उसने अपने आंसू पोंछे और सीधे महल से बाहर जंगल की ओर भाग गई। उधर पूर्णिमा ने अपनी रोशनी सीधे अरोरा पर चमकाई। वो दौड़ी और अपनी गर्दन फैलाई। अचानक अपने यूनिकॉर्न रूप में परिवर्तित हो गई। अरोरा एक पर्वत शिखर के पास पहुंची, एक बादल पर छलांग लगाई और सीधे स्टारलाइट ग्रह पर वापस उड़ी। जैसे ही अरोरा ने अपने प्रिय ग्रह पर कदम रखा, यूनिकॉर्न के एक समूह ने उस पर हमला कर दिया। आखिरकार आप लौट आए। उसे मेरे लिए पकड़ो। एक अंधेरे कमरे में अरोरा बैठ गई और बेकाबू होकर रोने लगी। अचानक लियाम की आवाज सुनाई दी, अरोरा, अरोरा। लियाम ने अरोरा का पीछा किया था और यहाँ वापस आने के लिए वो बादल पर चढ़ गया था। यूनिकॉर्न भगवान आपको दिव्य आत्माओं के बलिदान के रूप में पकड़ना चाहते हैं। दिव्य आत्माओं के लिए एक बलिदान? अतीत में तुम्हारी माँ और मेरी माँ करीबी दोस्त थीं। वे नियमित रूप से मिलते थे। जब तुम्हारी माँ गर्भवती हुई तो वो मदद के लिए मेरी माँ के पास आईं। मैं जिस बच्चे को जन्म देने जा रही हूँ वो ग्रह पर दुर्भाग्य लाएगा। पूर्णिमा की रात को दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बच्चे को बलिदान देना पड़ेगा। नेबुला, मुझे इस बच्चे की रक्षा करने में मेरी मदद करे। इसे उस खतरनाक जगह पर कभी वापस न आने दे। उसके बाद मेरी माँ को यूनिकॉर्न लॉर्ड ने गुप्त रूप से खोजा और पृथ्वी पर आने से मना कर दिया। मेरी माँ आपके स्वास्थ्य के डर से आपके आगमन की खबर का उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। आने वाली पूर्णिमा पर एक यूनिकॉर्न लड़की इस जंगल में गिर जाएगी। वो अरोरा है। कृपया मेरे स्थान पर उसकी देखभाल और सुरक्षा करे। माँ! इसीलिए लियाम ने शुरू से ही उसका नाम अरोरा रखा, भले ही उसे उसका नाम याद था या नहीं। अरोरा की तरफ से लियाम अजनबी नहीं लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लियाम अरोरा का सींग लेना चाहता था ताकि उसे अपने अतीत की पीड़ा ना सहनी पड़े। आपको गलत समझने के लिए मुझे खेद है। चलो इस जगह को छोड़ दो।
भागने के बारे में सोचना भी मत। अचानक अरोरा से एक उज्जवल चमक, वो चिल्लाई और अपने सींग से जादू चलाया जिससे जेल का दरवाजा टूट गया। लियाम को मुक्त कर दिया गया और वो तेजी से भागे तो अरोरा ने तुरंत उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। वे रसातल के किनारे पर पहुंचे, स्टारलाइट और पृथ्वी के बीच की सीमा, जहां अरोरा एक बार बुरी ताकतों से बच गई। क्या मुझे एक बार फिर उस खाई में कूद जाना चाहिए? लियाम एक इंसान है और अगर मैं इतनी ऊंचाई से कूदूंगी तो वो जिंदा नहीं बचेगा। दौड़ते रहो। यूनिकॉर्न लॉर्ड ने अरोरा पर जादू कर दिया और वो तेजी से उठी और अपने सींग से जवाबी कार्रवाई की, लेकिन उसकी शक्ति बहुत मजबूत थी। यूनिकॉर्न लॉर्ड ने अरोरा पर हमला जारी रखा और लियाम उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, जिससे वो खाई से गिर गया। यूनिकॉर्न लॉर्ड विजयी होकर हंसे। अरोरा को पकड़ने के लिए एक जादुई क्षेत्र बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। दिव्य बलिदान के लिए तैयार हो जाओ अरोरा। अरोरा ने अपनी गर्दन फैलाई, अपने पैरों को लात मारी और अपने सींग का निशाना सीधे गोले पर लगाया। अचानक जादुई गोला टूट गया और सारा जादू खत्म हो गया, जिससे यूनिकॉर्न भगवान पर इसका प्रभाव उल्टा हो गया और वो बिखर गया। विस्फोट की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि जमीन हिल गई, जिससे अरोरा और लियाम खाई में गिर गए। अरोरा तेजी से बढ़ी और उसे गले लगा लिया। दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े और लियाम को धीरे धीरे होश आया जब उसने अरोरा को अपने पास देखा कि वो पीड़ा में थी। अरोरा, कृपया उठो। लियाम को अचानक अरोरा का सींग लेने की बात याद आई। मेरे पास एक रास्ता है। इतना कहते हुए लियाम ने अपने शरीर से चाकू निकाला और अरोरा को वापस मानव रूप में बदल दिया। आप जाग गए? मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? क्योंकि उसने लियाम को बचाया, अरोरा ने एक बार फिर अपनी यादें खो दी, लेकिन लियाम अभी भी खुश था क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रह सकता था। अरोरा को अब दर्दनाक यादें नहीं सहनी पड़ेंगी। मुझे परिचय देने की अनुमति दे। ये पृथ्वी है और मैं लियाम हूँ, वो जो लंबे समय से चुपचाप तरीके से आपसे प्यार करता है। अब से हम आपको अरोरा कहकर बुलाएंगे। दोनों एक दूसरे के बारे में फिर से जानेंगे, फिर से वो प्यार में पड़ेंगे और एक दूसरे के साथ खुशहाली से रहेंगे। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आप हमारे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और वो फेरी टेल्स की बाकी कहानियों को भी जरूर देखें। एक समय की बात है। नहीं नहीं, ये क्या है? हे भगवान, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सब ठीक है, ये मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये कैसी जगह है? तुम यहाँ क्या कर रही हो पागल? वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब कर ले। मुझे अकेला छोड़ दो। सैंडी, माँ, ये माँ है क्या? तुम सच में यहाँ हो? नहीं, आपकी माँ अब नहीं रही। वो देखो। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ! ये सैंडी है जो हर रात बुरे सपने से प्रेत बाधित लड़की है। सैंडी, आप अभी तक क्यों नहीं जागी? क्या आप जानती भी हैं? मुझे पता है, मुझे पता है। सैंडी के बुरे सपने वास्तविक जीवन से उत्पन्न होते हैं। उसकी माँ का बहुत समय पहले निधन हो गया था और हमारी छोटी लड़की अपने पिता के साथ सामंजस्य नहीं बना पा रही थी। स्कूल में सैंडी का जीवन कोई बेहतर नहीं था। वो अक्सर अपने दोस्तों द्वारा छेड़ी जाती थी। धीरे धीरे सैंडी अलग थलग हो गई, आत्म सचेत और खुद पर संदिग्ध हो गई। तुमने अपनी आंखें और नाक कहाँ रखी पागल? सैंडी का वास्तव जीवन और उसके बुरे सपने उसके लिए बोझ हो गए और ऐसा लग रहा था कि यह हमेशा के लिए जारी रहेगा। उस भयानक दिन से पहले रॉयल डांस प्रतियोगिता की घोषणा करने के लिए एक रॉयल मैसेंजर सैंडी के स्कूल के पास आया। नृत्य के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा उसके पास थी। ये सैंडी के लिए उसकी असुरक्षा से मुक्त होने का अवसर था।
दुर्भाग्य से सैंडी अवसर को जब्त करने के लिए बहुत ही डर रही थी। अच्छा, देखिए पागल लड़की क्या करने जा रही है दोस्तों। लड़की ने खुद के शर्मीलेपन और संदेह को खत्म कर दिया और अपने दिमाग पर वास्तव में कंट्रोल पा लिया। उस रात हमेशा की तरह सैंडी एक बुरे सपने का सामना करने के लिए बाध्य थी, लेकिन इस बार नहीं। उठो छोटी लड़की, जागो। सैंडी ने एक अजीब सपना देखा जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? ये सपनों की दुनिया है और मैं बाकू हूँ, सपनों का भक्षक। मैंने तुम्हारे सारे दुखद सपने निगल लिए हैं। वास्तविकता सपनों को प्रभावित करती है और लोग अपने सपने स्वयं बनाते हैं। तो मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। सैंडी ने जो कलाकृति रखी थी वो अपने सपनों का सैंडबैग था। इसने लोगों को अपनी इच्छाओं के अनुसार सपनों को संशोधित करने की क्षमता प्रदान की। केवल सीमा उनकी कल्पना ही थी। अब सैंडी अपने सपनों में सुंदर चीजें बना सकती थी, अपने दिन के जीवन के विपरीत जो कि दुख से भरी हुई थी। बस एक मुट्ठी रेत फेंके और सोचे कि आप क्या चाहते हो और सारी चिंताएं गायब हो जाएंगी। वो एक मंच पर खड़ी थी, लेकिन उसकी शर्म ने उसे वास्तविक दुनिया में वापस जकड़ लिया। हालांकि सपनों की दुनिया में सैंडी ने इसे ठीक उसी तरह बदल दिया जैसे वो चाहती थी। वो हंसों के राज्य की एक सुंदर राजकुमारी बन गई और उसे पूरे राज्य में पहले नृत्य प्रतियोगिता में प्रदर्शन करना था। दर्शकों में सैंडी ने परिचित चेहरों को पहचाना। वास्तविक जीवन के विपरीत उन्होंने सैंडी के लिए खुशी जाहिर की, उसे आत्मविश्वास दिया जो उसने दिन के दौरान कभी महसूस नहीं किया। अपनी इस नई ताकत के जरिए सैंडी ने बहुत ही बढ़िया नृत्य का प्रदर्शन किया जो शर्म और आत्मसंदेह के कारण अभी तक छुपा हुआ था। काफी लंबे समय के बाद सैंडी को ऐसी खुशी महसूस हुई। उसने आसानी से अपनी जन्मजात प्रतिभा के साथ सभी को मोहित कर दिया। उठ जाओ सैंडी, सुबह हो गई है। हालांकि ये सिर्फ एक सपना था और सैंडी खुद को हमेशा के लिए इसमें डुबो नहीं सकती थी। ये वही रेत का थैला है, बाकू असली है। सैंडी मदद नहीं कर सकी, लेकिन आज रात के सपने के बारे में उत्साहित थी। लेकिन उसके उत्साह को जल्दी से थकान ने उकसा दिया जिस क्षण वो जागी, और तब सैंडी को और ज्यादा बुरा लगा। तुम क्या प्रदर्शन करने जा रही हो? किताबी कीड़े का नृत्य? अपने दोस्तों द्वारा छेड़े जाने से असुरक्षित सैंडी अपनी कल्पनाओं में खुशी के लिए तरस गई। उस रात उसने एक बार फिर बाकू द्वारा दिए गए उपहार का इस्तेमाल किया। चिंता मत करो, थकान सिर्फ एक साइड इफेक्ट है, ये जल्द ही गायब हो जाएगी। लेकिन इसका अंत हमेशा ऐसे ही होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सपने देखती हूँ, वास्तविक दुनिया में मेरे दोस्त अभी भी वही है। लेकिन सैंडी को नहीं पता था कि बाकू दूसरों को अपने सपनों में खींच सकता है। सैंडी ने खुद को पानी के नीचे एक राज्य में एक योद्धा राजकुमारी में बदल दिया। उसकी दोस्त उसकी आज्ञा के तहत वफादार जनरल बन गए। उसके आदेशों का पालन किया और अब उसे वास्तविक दुनिया की तरह मजाक नहीं बनना पड़ा। जब पानी के नीचे के साम्राज्य पर हमला किया गया तो सैंडी ने साहसपूर्वक उन्हें बुरे समुद्री डाकू के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। वास्तविकता में डरपोक होने के बजाय सपनों की दुनिया में सैंडी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और समुद्री डाकू को हराया। अपने दोस्तों की प्रशंसा के साथ अन्य मछलियों को बचाया। अपने वीर कार्यों के चलते लोगों ने उसका स्वागत किया। सैंडी स्वतंत्र रूप से अपने दोस्तों के साथ घुल मिल सकती थी, लेकिन निश्चित रूप से हर सपने को समाप्त करना पड़ता है। सैंडी को पिछले दिनों की तुलना में और भी अधिक थका हुआ महसूस हुआ, जैसा कि अकेलापन और निराशा ने उसे घेर लिया। बहुत कुछ अजीब था। सैंडी के दोस्त अब उसे चिढ़ाना नहीं, लेकिन सपनों के कारण वे उसके साथ बातचीत करने के लिए डरते थे और अनिच्छुक थे। विचार में वो खो गए। सैंडी ने धीरे धीरे अपना घर बना लिया। उसने सोचा कि अब वो सैंड बैग का इस्तेमाल नहीं करेगी। आप इतने लेट से घर क्यों आ रहे हैं? मैं थक गई हूँ, क्षमा करें पिताजी। कोई बहाना नहीं, आप जानती हैं ना। आपको ऐसा क्यों बनना है पिताजी?
आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते? माँ ने कभी ऐसा नहीं किया। आप कुछ भी नहीं समझते। उस रात एक बार फिर सैंडी ने वास्तविक दुनिया के दर्द को भूलने के लिए सैंडबैग का इस्तेमाल किया। वो इंद्रधनुष साम्राज्य में एक सुंदर राजकुमारी बन गई। सैंडी एक समृद्ध जीवन जीती थी जो वफादार लोगों से घिरी हुई थी। उसके पास वो सब कुछ था जो वो चाहती थी और इस सपने में कुछ भी कमी नहीं थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सपने में सैंडी को एक बढ़िया परिवार मिला। उसने बाकू को अपने पिता को सपने में लाने के लिए कहा और उसने अपनी मरी हुई माँ की उपस्थिति बनाने के लिए सैंडबैग का इस्तेमाल किया। बहुत दिन हो गए जब मैंने इतना अच्छा खाना खाया। तुम खुश हो, है ना छोटी बच्ची? बाकू बड़ा और अधिक अजीबोगरीब हो गया, लेकिन सैंडी को बाकू के परिवर्तनों की परवाह नहीं थी क्योंकि वो सपने में खुश थी। सैंडी, बेटी, ये क्या है? पिता और बेटी के प्यार ने सैंडी के पिता को बाकू के नियंत्रण से बाहर कर दिया। ये बहुत समय पहले कहा गया था, मैंने इसे सुना है। वो राक्षस ये सपनों को खा जाएगा, यहाँ तक कि आशा और खुशी भी। इससे मुझे खुशी मिली, कुछ ऐसा जो आप नहीं कर सकते। आप मेरे सपनों को भी नियंत्रित करते हैं। काश मैं अब आपको और नहीं देखना चाहती। सैंडबैग और राक्षस, उन्होंने सैंडी की इच्छा सुनी। अगले दिन सैंडी न केवल थकी हुई बल्कि हताश और दर्द में भी जागी। वो बिना देखे स्कूल में चली गई जहां उसके पिता नहीं थे। हमारे घर में इतना अंधेरा क्यों है? ये पता चला कि उसके पिता पिछली रात से ही सो रहे थे और कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैंडी ने कैसे कहा। वो एक गहरी नींद में थे, जैसे कि हमेशा के लिए खो गए हों। सैंडी ने अचानक बाकू के अजीब व्यवहार और सपनों में उसके शब्दों को एक दिन पहले याद किया। शायद यही कारण था। समाप्त होने के बावजूद सैंडी ने पिछली बार एक सपने में प्रवेश करने के लिए सैंडबैग का उपयोग करने का फैसला किया। एक आखिरी बार उसने अपने पिता को सपने में जल्दी से पाया और एक परिचित को थी। आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? सैंडी छोटी बच्ची है। मुझे होना है। मैं चाहता हूँ कि वो सख्त बने। मुझे छोटी लड़की से प्यार है। मैं नहीं कर सकता। मैं उसे नहीं खो सकता। पिताजी, उन्हें छोड़ दो। सैंडी ये विश्वास नहीं कर सकी। उसकी माँ वास्तव में राक्षस बाकू थी। इसने सैंडी को सुंदर सपने बनाने का लालच दिया, केवल उसकी आशाओं और खुशी को भगाने के लिए जो उसे उन झूठे सपनों से मिली थी। आप नकली खुशी में डूब रहे हैं। आपने मेरे परिवर्तनों को नोटिस नहीं किया। आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब जब उसके पास पर्याप्त शक्ति थी तो बाकू सैंडी और उसके पिता दोनों की आत्माओं को खा जाएगी। सैंडी ने सहज रूप से बाकू के खिलाफ लड़ने के लिए सैंडबैग का इस्तेमाल किया, लेकिन निश्चित रूप से कुछ नहीं हुआ। सैंडबैग के बिना सैंडी कुछ भी नहीं थी। उन्हें जाने दो। हताशा ने सैंडी की आंखों को भर दिया क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता कमजोर और कमजोर होते चले जा रहे हैं। सैंडी, मुझे माफ कर देना। असहायता, निराशा और प्यार ने रेतीली भूमि को अभिभूत कर दिया। अब सैंडी को अपने पिता को बचाने के अलावा कोई इच्छा नहीं। उन्हें जाने दो। एक अज्ञात स्तोत्र ने सत्ता को उछाल दिया। सैंडी को एक पल में अपने पिता को बचाने के लिए मदद मिल गई। वास्तविकता सपनों को प्रभावित करती है। लोग अपने सपने खुद बनाते हैं। यही कारण है कि आपको अक्सर बुरे सपने आते हैं। ये सही है। ये सपना है, मेरा सपना, जहाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जहाँ मैं अपने सपने खुद बना सकती हूँ। सैंडी की इच्छा शक्ति असाधारण रूप से मजबूत हो गई। वो एक सुंदर स्वान राजकुमारी में बदल गई जो राक्षस को पीछे धकेलने के लिए करामाती चालों का प्रदर्शन करने लगी। सैंडी के भीतर आशा और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। वो एक जलपरी में बदली और समुद्र की शक्ति का इस्तेमाल किया। सैंडी की सुनामी ने बाकू को दूर कर दिया और उसे वापस धकेल दिया जहां ये था, और वो एक इंद्रधनुषी राजकुमारी में बदल गई जिससे बाकू को अंतिम झटका लगा।
इसे लो। सैंडी, प्यारी बेटी। बाकू को हराने के बाद सैंडी के पिता वापस आ गए। इसी क्षण में सैंडबैग ऑफ ड्रीम्स का सच्चा मालिक दिखाई दिया। वो सपनों की देवी थी। बाकू एक ऐसी रचना थी जो हाथ से निकल गई थी। अपनी शक्ति और शरारत को प्रदर्शित करने के लिए सपनों के हैंडबैग को उसने चुरा लिया था। दरअसल क्या छोटी लड़की ने राक्षस को खुद से नहीं हराया? सैंडी के पिता और बेटी ने ये जानने के बिना सपना छोड़ दिया कि सैंडी की माँ वास्तव में बाकू थी। ये देवी थी जो सैंडी को खुद पर विश्वास करने में मदद करने के लिए बाकू में बदल गई। सपने के बाद सैंडी के पिता ने अपनी बेटी को बेहतर समझा। सैंडी ने भी ये समझा कि भ्रम के बजाय जगा रहना बेहतर है। उसे साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ पढ़ती हूँ, वो अद्भुत है। और सैंडी, जिसने मंच पर खड़े होकर कसम खाई, उसने किसी ऐसी व्यक्ति की झलक देखी जो उसकी दिवंगत माँ से मिलती जुलती थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक अनोखी और अजीब शादी की फोटो सामने आई। लेकिन ये कौन है और इनके साथ क्या हुआ? चलो मिलकर पता लगाएं। गहरे घने जंगलों में एक बहुत ही खतरनाक जगह पर ट्रांसिल्वेनिया नाम का एक स्पेशल और डरावना होटल था। ये जगह महान काउंट ड्रैकुला की थी और यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर गेस्ट ही आ सकते थे। पर उसकी प्यारी बेटी मेविस को एक इंसान लड़के से प्यार हो गया था और उसने अपने प्यार को साबित करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों को पार करने की हिम्मत दिखाई। आखिरकार ड्रैकुला ने दोनों की शादी करने के लिए हाँ कही और इंसानों को यहाँ रहने की भी इजाजत दे दी। अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने के बाद ड्रैकुला ने सोचा कि जिंदगी हमेशा शांत और खुशहाल रहेगी। लेकिन धीरे धीरे उसको पता चला कि मेविस को हमेशा से मॉडर्न ह्यूमन लाइफ में दिलचस्पी थी। वो हमेशा टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस में खोई रहती थी। वो इंसानी दुनिया में घूमना चाहती थी, मॉडर्न स्टाइल बिना जादू के। और वहीं होटल ट्रांसिल्वेनिया और जादू से भरी चीजें ड्रैकुला के सबसे दिलचस्प जगहें थी। फिर भी उन दोनों की सोच और इंटरेस्ट में फर्क समय के साथ साथ बढ़ते ही रहे और कोई किसी को नहीं सुनना चाहता था और ना ही एक दूसरे को समझना चाहते थे। इसलिए जोनाथन हमेशा उनकी लड़ाई, दिक्कतों और ड्रैकुला और उसकी बेटी के बीच के फासलों को मिटाने के लिए बीच में आता था, यहाँ तक कि अपने बर्थडे पर भी। हनी, बर्थडे मनाने के हमारे अपने तरीके हैं, जैसे कि मॉन्स्टर ग्रुप के साथ बिंगो खेलना, टी पार्टी करना और भी बहुत कुछ। लेकिन डैड, जोनाथन एक मॉडर्न इंसान है, तो उसे इस तरह की बर्थडे पार्टीज और गैजेट्स जरूर पसंद आएंगे। जबकि जोनाथन ड्रैकुला और उसकी बेटी की लड़ाई को लेकर उदास था, तब अचानक से मेविस के बेस्ट फ्रेंड वेयरवुल्फ की ग्रैंडडॉटर एमा आई। हेलो होटल ट्रांसिल्वेनिया, मैं ट्रिप पर आई थी। मैंने सुना है आज मेविस के हस्बैंड का बर्थडे है, तो मेरे पास एक गिफ्ट है। एमा, तुम वापस आ गई। मेविस को समझाने में मेरी मदद करो। एमा, तुम वापस आ गई। मुझे डैड को कुछ समझाने के लिए सलाह दो। एमा कंफ्यूज हो गई कि क्या हो रहा है और उसे ड्रैकुला और उसकी बेटी के बीच हो रही लड़ाई सुननी पड़ी। यहाँ तक कि एमा का फैशन स्टाइल भी इंसानों जैसा था, तो मेविस को ये पसंद आया और वो भी ऐसी आउटफिट चाहती थी। मेरी जान, तुम इंसानों जैसे कपड़े नहीं पहन सकती। ये बहुत अजीब, अलग और ये हमारी शान और शौकत और बढ़िया स्टाइल को बिल्कुल भी सूट नहीं करते। पर मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी वो चीजें करनी है जो मुझे पसंद है। प्लीज मुझे मेरी मन की करने से मत रोको। बदकिस्मती से जब ड्रैकुला और उसकी बेटी लड़ रहे थे, तो उन्होंने जोनाथन के लिए एमा का लाया गिफ्ट खराब कर दिया। क्या थोड़ी देर के लिए कोई एक दूसरे को सुन सकता है? मुझे सबके साथ बस मजेदार बर्थडे पार्टी चाहिए। फिर भी अगर आप लोग इसी तरह से एक दूसरे से लड़ते रहे, तो मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा। और जब तक आप दोनों एक दूसरे को समझोगे नहीं और एक दूसरे को सुनोगे नहीं, तब तक मुझे बुलाने मत आना। जोनाथन कमरे में वापस आ गया, जबकि ड्रैकुला और मेविस अपनी हो रही लड़ाई को सुलझाने में लगे रहे।
और उस दौरान एमा रहस्यमय तरीके से हंसी और चली गई। अगले दिन जब ड्रैकुला और उसकी बेटी जोनाथन से माफी मांगने आए तो उसने उनको जवाब नहीं दिया। वो दोनों घबरा गए और कमरे में घुसे, पर वहां सब कुछ फैला पड़ा था और जोनाथन जा चुका था। फिर उनको पास में पड़ा एक लेटर मिला जो जानबूझकर छोड़ा गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा हस्बैंड इतना मजेदार इंसान होगा, पर लगता है तुम और तुम्हारे डैड को जोनाथन इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे बेहतर जगह ले जा रही हूँ। ड्रैकुला और मेविस ने सबूत देखने शुरू किए तो उन्हें एमा के फुटप्रिंट्स नजर आए जो कि जंगल के दूसरी तरफ जा रहे थे। वैसे फादर और डॉटर दोनों गुस्सा थे, पर उन्होंने जोनाथन को ढूंढने के लिए फिर भी एकजुट होने का फैसला किया। बदकिस्मती से आज सूरज बहुत ब्राइट था और सूरज की किरणें वैम्पायर की कमजोरी हैं, जैसे कि ड्रैकुला और उसकी बेटी के लिए। जहां ड्रैकुला परेशान था कि सूरज में कैसे जाएं, तभी मेविस ने जल्दी से जादुई मिरर ढूंढा और उसे पोशन के साथ इस्तेमाल किया। हानी, तुम क्या कर रही हो? अभी जोनाथन और मैंने इस जादुई शीशे को एक नया काम दिया है। वो इंसानों के स्मार्टफोन की तरह काम करता है। और देखो, जादुई मिरर मुझे हॉर्स ड्रोन कैरेज ऑर्डर करने में मदद कर रहा है। कुछ ही समय में हॉर्स ड्रोन कैरेज होटल ट्रांसिल्वेनिया के गेट पर आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंसानों के लिए जादुई चीजों को टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस बनाकर कम्युनिकेट करना इतना दिलचस्प और आसान बनाने वाला काम होगा। इसीलिए मुझे ह्यूमन लाइफ पसंद है। जब वो कुछ दूर चले गए तो हॉर्स अचानक से रुक गया और आगे नहीं बढ़ सका। ड्रैकुला और उसकी बेटी ने बाहर देखा और उन्हें हर जगह कांटेदार झाड़ियां दिखी। इस जगह से निकल पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये जगह पूरी की पूरी कांटेदार झाड़ियों से भरी हुई थी, जिससे पता नहीं चल पा रहा था कि वो जाए कहाँ। इसलिए ड्रैकुला ने अपनी क्लॉक मेविस को दे दी। बेशक मेरे डैड और मैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अगर उनके पास ये क्लॉक नहीं होगी तो उन्हें धूप से नुकसान होगा। मैं उन्हें परेशान नहीं होने दूंगी। जब मेविस ड्रैकुला को क्लॉक लौटा रही थी तो उसने उसे फटाफट रोक दिया। अरे, मैं हजारों साल पुराना वैम्पायर हूँ। मेरी शक्तियाँ और जादू तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। और ये थोड़ी सी सूरज की रोशनी मेरे जादू और सेहत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उसके बाद ड्रैकुला आगे बढ़ा और एमा के अजीब क्रिएचर से जोनाथन के बारे में पूछा। पहले तो जोनाथन कहाँ पर छिपा है इसके बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं, जिससे ड्रैकुला को गुस्सा आ गया। उसी वक्त ड्रैकुला ने अपनी वैम्पायर वाली हिप्नोटिक शक्ति इस्तेमाल की ताकि वो उसे जोनाथन तक ले जाए। कई बार ऐसी सिचुएशंस में जादू इस्तेमाल करना काफी बढ़िया हो सकता है। हाँ हानी, पर उससे पहले तुम्हारी जादुई मिरर वाली भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी। ड्रैकुला हंसा और मेविस के साथ आगे बढ़ा। आखिरकार फादर और बेटी को एमा का केव मिल गया, पर जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जोनाथन को एमा से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेविस फटाफट एमा की तरफ बढ़ी। एमा ने फौरन अपने साथियों को मिरर से सनलाइट रिफ्लेक्ट करने को कहा ताकि मेविस अपनी जगह से हिल ना पाए। जब ड्रैकुला ने यह देखा तो वो घबरा गया, पर फिर उसने पास में मेविस का जादुई मिरर देखा। ना चाहते हुए भी ड्रैकुला ने मैजिक मिरर को इस्तेमाल करने का सोचा और जल्द ही एक बड़ा अम्ब्रेला ऑर्डर कर दिया। जल्द ही एमा के केव में पैकेज आ गया ड्रैकुला के रूप में। फिर उसने जल्दी से सूरज से अपनी बेटी को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। मैंने नहीं सोचा था कि ये चीजें जादू जैसी बढ़िया हो सकती हैं। ये बहुत बढ़िया है और जो मुझे चाहिए आसानी से मिल सकता है। अगर आगे मुझे समय मिलेगा तो मैं भी मॉडर्न दुनिया तुम्हारे और जोनाथन के साथ देखना चाहूँगा। मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी।
पर एमा ने अभी भी जॉनथन और ड्रैकुला फादर बेटी को नहीं छोड़ा। तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और अम्ब्रेला को फाड़ दो। ड्रैकुला ने गुस्से में उन्हें मारने के लिए अम्ब्रेला आगे की, पर उसको देखकर वो और भी गुस्सा हो गए, क्योंकि ये वुल्फ हमेशा उन चीजों की तरफ देखकर अट्रैक्ट और गुस्सा होते हैं जो दिखने में लाल होती है। इसलिए मेविस ने जल्दी से जादुई मिरर से लाल लेजर बीम निकालने को कहा ताकि वो वेयरवुल्फ का ध्यान भटका सके। जैसे ही मेविस ने शीशे से लेजर बनाई, दोनों एमा और वेयरवुल्फ खुश हो गए और लेजर का पीछा करने लग गए, उस मौके का फायदा उठाते हुए। पर उससे सिर्फ वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने जल्दी से एक एक को गिराया और जॉनथन को बचाया। पर जैसे ही मेविस एमा को मारने लगी तो जॉनथन ने उसे रोक दिया। मेविस, प्लीज रुक जाओ, ये सिर्फ चैलेंज था जो हमने प्लान किया था। क्या? पता चला कि जॉनथन ने ड्रैकुला और उसकी बेटी के बीच होने वाली लड़ाइयों को रोकने के लिए एमा को उसे किडनैप करने को कहा था, ताकि उनके बीच का रिश्ता जैसा पहले था वैसा ही हो जाए। तुम्हें ये पहले ना बताने के लिए माफी चाहती हूँ मेविस। कोई बात नहीं, तुम दोनों का शुक्रिया हमें ये समझाने के लिए कि टेक्नोलॉजी और जादू के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। बस हमें ये जानना होगा कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे काम को पूरा करना है। और सबसे जरूरी लेसन है कि फैमिली में हम सबको एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का टाइम निकालना चाहिए और दूसरों की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए। वो किसको प्यार करते हैं इसके बारे में ज्यादा कंजर्वेटिव होकर उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आखिरकार ड्रैकुला की फैमिली फिर से एक हो गई और उन्होंने आने वाली जिंदगी को अच्छे से जीने का फैसला किया।